ध्यान रखिए, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है जिसको आप नियुक्त करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, हकीकत ये है कि ये जनरल बॉडी में ही सिलेक्शन होगा। ये बात ध्यान में रखिए, मतलब ये मैनेजिंग कमेटी या सेक्रेटरी या किसी एक आदमी का चयन नहीं होता है। यहाँ पे डेमोक्रेटिकल सेटअप में आप काम करने वाले, तो सारे लोग जैसे आज आप बैठे हो वो मिलके इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे और आपको जो अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करेंगे। जब आप सिलेक्ट करने की प्रक्रिया हाथ में लोगे तो एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, जिस किसी को भी आप सिलेक्ट करने वाले हो, जिसके हाथ में ये पूरा थमाने वाले हो, वो पीएमसी कितनी सक्षम है, कितनी एक्सपीरियंस्ड है, कितना नॉलेज है, कितना काम सचमुच में किया है, इस सब की जानकारी लेना आपका फर्ज बन जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं घर में बैठा हूं और शाहिद भाई आप जाके देख के आइए, अजीज भाई आप देख के आइए, आपने देख लिया मैंने देख लिया, एक ही बात है। वहां पे लोगों को नीचे उतरना बहुत जरूरी है। ये जो 2 मीटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, जो चौधरी साहब ने आपको 2 मीटिंग्स बताया, गौर कीजिए कि ये मीटिंग्स में 3/4 सदस्यों का आना, फिजिकली प्रेजेंट होना अनिवार्य, बहुत जरूरी है। आपका कितना भी भाईचारा हो आपस के साथ में कि नहीं अरे आप बोल रहे हो मैं वहां साइन कर दूंगा, आपको क्या है, वो ये 2 मीटिंग के लिए नहीं चले। तो कई बार हम लोगों से गुजारिश करते हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन अगर देखना है आपको तो कहा जाना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाना चाहिए। कि नॉन कोऑपरेशन क्या होता है वो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो होता है किसी वजह से लोग नहीं आते हैं, तो ये 2 मीटिंग्स है जिसमें आपको लोगों को घर जा जाके उतारना पड़ेगा और लोगों को यहाँ आना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे चौधरी साहब ने बताया कि वो पहले मीटिंग में अगर आप नहीं आते हो, आपका कोरम नहीं बनता है, तो 6 महीने की तो बात फिर बिगड़ गई। और चलो एक मीटिंग तो कर भी ली हमने, क्योंकि सबसे महाभारत जो सबसे बड़ा महायुद्ध होता है वो तो बिल्डर सिलेक्शन की मीटिंग में ही होता है। और वो मीटिंग में अगर ये नंबर आपके नहीं होते तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार का आदमी बैठा रहेगा, पीएमसी आपके साथ में बैठी रहेगी, लेकिन अगर मेंबर्स आपके नहीं उतरे उस तादाद में, क्योंकि वो ऐसा इकलौता एक मीटिंग है जिसकी वीडियो शूटिंग की जाएगी, मतलब वहां पे एग्जैक्टली पता चलेगा मेंबर कौन सा बैठा है और कौन सा नॉन मेंबर बैठा हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी बकायदा। तो ये जरूरी है कि उस मीटिंग में जो आते हैं वो मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स होवे, ताकि मीटिंग में जैसे आज आप बैठे तो भैया किसी के फादर, किसी के ब्रदर, किसी के कोई भी मतलब आके बैठा है यहाँ पे, तो बिकॉज इस वक्त सिर्फ नॉलेज हम आपसे बांट रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग में सबका आना बहुत जरूरी है। और ये जो पहली मीटिंग आपकी होने वाली है, उस मीटिंग में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को सिलेक्ट करने वाले हो, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को सिलेक्ट करते वक्त आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि वही डिसाइड करने वाला है कि आगे की दिशा कैसी होने वाली, वही रहनुमा होने वाला है आपका कि वो किस तरह से आपके जो अधिकार है उसका हनन न होवे, उसको ठीक तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उन सारी की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो वो अगर नॉलेजेबल नहीं है, उसको अगर खुद को एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको क्या बचाए। एट द सेम टाइम जो बिल्डर सिलेक्शन की प्रक्रिया है, वहां पे ये जो पीएमसी है ये सिर्फ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको बताएगा। प्लीज ध्यान में रखिए, कल को ऐसा हो सकता है कि आपने बिल्डर सिलेक्शन के लिए जब टेंडर फ्लोट किया तो 20-25 बिल्डर आ गए, तो उसमें से सबसे अच्छा कौन है, सेकंड बेस्ट कौन है, थर्ड बेस्ट कौन है, ये कौन बताएगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा नाम है इसलिए वो अच्छा है। हकीकत यह है कि उसके पास उतना पैसा है, वो बिल्डिंग ईमानदारी से बना पाएगा। ये सब चीजों का लेखा जोखा जब तक आप खुद होमवर्क नहीं करते हो। हमको एक हकीकत याद आती है, एक किस्सा याद आता है कि एक सोसाइटी में हमने ऐसे पीएमसी कर रहे थे, तो सोसाइटी हमारे पास आई कंसल्टेंसी के लिए। उन्होंने बोला साहब हम तो फंस गए। बोला क्या हुआ साहब, हमने बिल्डर सिलेक्ट किया और अभी हमारा काम ही नहीं बढ़ रहा है। तो हमने उनसे ये सवाल किया कि बिल्डर सिलेक्शन आपने कैसे किया, किस बेस पे किया। बोले साहब बहुत बड़ा बिल्डर था, चमक धमक गाड़ियों में आता था और बहुत सारे गिफ्ट देता था, हमको पिकनिक पे लेके गया, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें दिखाई, प्रेजेंटेशन इससे भी बढ़िया प्रेजेंटेशन किया, और हमको उसने ये बताया कि उसके 12 प्रोजेक्ट चल रहे। तो फेस वैल्यू पे हमने एक्सेप्ट कर लिया।
अब हमारा 13th प्रोजेक्ट था, वो शुरू ही नहीं हो रहा है। तो हमने जब जाके अभी छानबीन की तो पता चला 12 के 12 प्रोजेक्ट प्लिंथ लेवल पे है और हमारा अभी 13वां है। तो ये गलती किसकी है? मैं तो बिल्डर की नहीं कहूंगा, क्योंकि हम अगर अपने घर से उठ के बाहर नहीं आते हैं और जाके इस चीज की शिनाख्त नहीं करते हैं तो कल भुगतना तो हमको ही है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये जो 2 मीटिंग्स है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ज्यादातर केसेस जो हमने देखी है जहां रीडेवलपमेंट में बाधा आई है वो मेंबर ने केस डाला हुआ। आज आने का मकसद यही है आपको बताने के लिए कि भाई ये अगर फॉलो किया जाए, क्योंकि मान बहुत मेहनत करने के बाद सरकार ने ये सारे गाइडलाइंस दी है। क्योंकि हर बार यही होता था कि 2 गुटों में झगड़ा होने के बाद ये भी सही है और वो भी सही है, क्योंकि कायदे में कहीं लिखा ही नहीं है कि रीडेवलपमेंट कैसे करना चाहिए। तो आज तो हमारे पास कायदा है, गाइडलाइंस है, उस बेस पर एटलीस्ट इतना तो हमको पता है। हाँ, इतना हम आपको बता सकते हैं कि ये करने के बावजूद भी कोई अगर जाता है कोर्ट में, जा सकता है, क्योंकि हमारे संविधान ने सभी को अधिकार दिया है। तो इतना जरूर है कि अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर कोई कोर्ट में जाता है तो वो उसकी केस जो है आपकी साइड में लगने वाली है और बहुत जल्द उसका निपटारा होता है, क्योंकि रीडेवलपमेंट केसेस 20-25 साल नहीं चल सकते। 55 लोग हैं, 50 लोग रस्ते पे, 5 लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट भी समझती है कि 50 लोगों को रस्ते पे रख नहीं सकते हम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आपने मतलब 50 लोगों ने मिलकर जो काम किया है वो कायदे के तहत, जैसे हमने कहा कि पहले तो आप अपॉइंटमेंट करोगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या करेगा? फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगा। अब ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट डिस्कशन के लिए भी आना बहुत जरूरी है कि भैया इस जगह पे क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, मेरा घर कितना बड़ा होगा, इतना है, इतना क्यों नहीं, इतना है, इतना क्यों नहीं। ये सवाल उस वक्त करना चाहिए, ना कि प्लान पास होने के बाद आप खड़े हो जाओ कि ये मुझे मंजूर नहीं है। तो हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, उस वक्त में आके आपको जो भी आपको कहना है, आपकी जो भी हकीकत है, आपको जो भी कंप्लेंट है, वो उस वक्त कहना बहुत जरूरी है। एक बार फिजिबिलिटी बन गया, फिर आपको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप जो डिसीजन लेंगे वो सारी हकीकत उस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में फ्लोट की जाएगी। उस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट लेकर बिल्डर आएगा, बिल्डर की अपॉइंटमेंट होने वाली है। बिल्डर के अपॉइंटमेंट के बाद ये मतलब डेवलपमेंट एग्रीमेंट, फिर आईओडी के लिए वो अप्लाई करेगा कि भाई प्लान क्या होगा यहाँ पे। जब तक आईओडीसीसी नहीं आती है तब तक कोई भी मेंबर आपका घर खाली नहीं करे। मतलब हर मेंबर को ये समझना चाहिए कि अपना घर छोड़ने से पहले उसको ये इस बात की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई बनने वाली बिल्डिंग कितने माली की है, क्या एरिया होगी, मेरा जो घर है वो किस माले पे होगा, मुझे एरिया कितनी मिलने वाली है, मेरा फ्लैट नंबर क्या है। बिकॉज एक प्रॉपर एग्रीमेंट जब तक रजिस्टर नहीं होता है आप ऐसे ही उठ के घर नहीं छोड़ सकते। तो ये पोजीशन तक आपको रुकना बहुत जरूरी है, इसमें कोई घाई गड़बड़ करके किसी का भला नहीं होने वाला। आईओडीसीसी की वजह से हमने आपको कहा कि फिर उसको ट्रांजिट में मतलब यहाँ से हर कोई बाहर चला जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है, आप पेपर में बहुत सारे पढ़ते होंगे, आज का सबसे क्या कहते हैं फेमस टॉपिक है कैंपा कोला। तो हर कोई पढ़ तो ले ही लेता है, लेकिन हमारा कैंपा कोला नहीं होना चाहिए, इसकी हिदायत आप सबको लेनी चाहिए। तो जब तक ओसी नहीं आता है तब तक इसको फिर से ग्रहण नहीं करना है आपको। ओसी के बाद जैसे हमने कहा कि आप लोगों को जो विस्थापित है उनको यहाँ वापस बसाने के बाद जो एडिशनल फ्लोर्स होंगे जो बाहर के लोगों को बेचे जाएंगे उनका भी आना है। और जाहिर है आज आप 55 लोग हो तो कल ये होने के बाद शायद 70, 80, 90, 100 जो भी पोटेंशियल बनता है वो सारे नए मेंबर्स आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद उनका एडमिशन, बिकॉज जो नए मेंबर आएंगे उनको आपके साथ रखना पड़ेगा, मतलब आपकी संख्या बढ़ने वाली है। एक ध्यान रखिए, इस पूर्ण प्रक्रिया में आपकी बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी, लेकिन आपकी जो सोसाइटी है कागजों पे वो चलती रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कल ये बिल्डिंग बनने के लिए आपको 3-3.5 साल लगते हैं तो 3 साल के अंदर आपके सोसाइटी को 36 मैनेजिंग कमिटी लेना अनिवार्य है। उसी प्रकार से 3 साल में 3 एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग लेना अनिवार्य है। उसी प्रकार से बहुत सारे